संडे को न्यूरॉन पढ़ा दिए थे, इसलिए न्यूरॉन पर दोबारा नहीं जाएंगे। उसके पार्ट्स के बारे में बता चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। जो लोग नहीं आए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अब हम लोग आएंगे नर्वस कंडक्शन में। नर्वस कंडक्शन, देखिए ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक मेम्ब्रेन है। किसका? मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को दिखाया गया है, ठीक है। और एक्सॉन न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो एक एक्सटेंशन की तरह रहता है। इसमें न्यूरॉन के सेल का हर वो पोर्शन होता है जो न्यूरॉन के सेल बॉडी में पाया जाता है, विदाउट वन थिंग, वो है निसल ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स का लोकेशन साइटॉन होता है। एक्सॉन साइटोप्लाज्मिक टेल की तरह करता है और वो एंड करता है किसमें? साइनेप्टिक नॉब्स में, जिसको हम लोग कलेक्टिवली, सभी साइनेप्टिक नॉब्स को कलेक्टिवली कहते हैं एंड प्लेट, ठीक है। ओके, तो हम लोग उस पोर्शन से कंसर्न रख रहे हैं जहां से एक्सॉन जस्ट शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर ये रहा न्यूरॉन और यहां से एक्सॉन शुरू हुआ है, वी आर कंसर्न्ड विद दिस पोर्शन। ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये डेंड्राइट्स, ये इसके डेंड्राइट्स लाइक दिस, ये है एक्सॉन। हम लोग इस एरिया को देख रहे हैं। एक्सॉन का मेम्ब्रेन एक्सोलेमा कहला सकता है, एक्सोलेमा। और आप लोग जानते हैं लेमा मतलब मेम्ब्रेन, तो एक्सॉन का मेम्ब्रेन इज एक्सोलेमा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें याद रखना है। पहला कि एक्सोलेमा हैज ion channels and a sodium potassium ATPase pump। क्या क्या है? एक्सोलेमा पे, एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे आयन चैनल्स हैं और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। एटीपेज, एटीपेज कहने का मतलब है ये इट विल यूज ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी फॉर एनर्जी। तो इसे एनर्जी, इसे ताकत का जरूरत पड़ेगा सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए। और पंप, पंप कभी भी काम करते हैं अगेंस्ट द, जो उसका नेचुरल डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में जब किसी चीज को पुश करना होता है तो हम लोग पंप यूज करते हैं। जैसे पानी का काम क्या होगा? ऊपर से नीचे आना। अब अगर नीचे से ऊपर पानी को भेजना चाहेंगे, आई नीड ए पंप, ठीक है। एक एयर स्फेयर है ना, हवा भरा हुआ है ऑलरेडी, अब उसमें और हवा भरना चाहते हैं, आई हैव टू पंप, ठीक है।
तो जो नेचुरली नहीं हो रहा है, जिस तरफ ग्रेडियंट फेवर नहीं कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर किसी चीज को हमको पुश करना है, आई नीड ए पंप. सो ये पंप करेगा ट्रांसपोर्ट के दौरान किनको, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को पंप करेगा. माइंडेड. इसका मतलब सोडियम जहां ज्यादा है वही सोडियम को भेजेगा, पोटेशियम जहां ज्यादा है वही पोटेशियम को भेजेगा. तो इस काम में ताकत लगेगा ना, ऑलरेडी है, हम और वहां भेज रहे हैं, तो वो तो बाहर आना चाह रहा होगा, हम उसके अगेंस्ट द विल वहां पे पुश कर रहे हैं. आई नीड एनर्जी, दैट इज वाई वी आर यूजिंग ए पंप एंड द एनर्जी सोर्स इज एटीपी. इट इज ब्रेकिंग डाउन एंड गिविंग इट द केमिकल एनर्जी. ठीक है, इतनी सी बात. अब दूसरा है कि आयन चैनल्स होते हैं. ये कौन कौन से आयन के चैनल्स हैं? दे आर सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल. इनमें दो आयन चैनल्स होंगे, सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल. ठीक है, यहां तक अंडरस्टूड है, समझ गए हैं? कोई दिक्कत यहां तक? ये कहां पर पाए जाएंगे? एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे, एक्सोनल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करेंगे. अब देखिए, है क्या, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इनका काम क्या है? इन वन साइकिल, एक बार में, पुट्स 3 sodium ions outside the axolemma and 2 potassium ions inside the axolemma. और इनसाइड एक्सोलेमा मतलब हो गया एक्सोप्लाज्म. तो ये 3 सोडियम आयंस आउट करेगा, आउट फ्रॉम एक्सोप्लाज्म, और 2 पोटेशियम आयन एंटर कराएगा, एंटर द एक्सोप्लाज्म. खास बात क्या है? हियर सोडियम आयन concentration is high. Here पोटेशियम आयन concentration is high. देख लीजिए, जहां हाई है उधर ही लेकर आ रहा है. ठीक है, तो एक्सोप्लाज्म से 3 सोडियम आयन बाहर ले जाएगा और रिटर्न में 2 पोटेशियम आयन एक्सोप्लाज्म में लेकर आएगा. जबकि अंदर के तरफ यानी एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ऑलरेडी अधिक है और आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म ऑलरेडी सोडियम अधिक है. ये अंदर से सोडियम को बाहर भेजेगा
और बाहर से पोटेशियम को अंदर लाएगा। अगर ऐसा ही चला इसका मतलब क्या होगा, अंदर के तरफ सोडियम की कमी होगी और बाहर के तरफ पोटेशियम की कमी होगी, क्योंकि बाहर के तरफ सोडियम अधिक हो रहा है और अंदर के तरफ पोटेशियम अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को ये मेंटेन करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जहां पे आपको अब विशेष ध्यान देना है वो देखिए, तो अगर हर साइकिल में, अच्छा उससे पहले सोडियम पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज। पोटेशियम के कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों में है। अगर 3 सोडियम आयन बाहर भेजा गया, कितना पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, 3। अगर 2 पोटेशियम आयन अंदर आया, कितना पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, 2। डिफरेंस कितना हो गया, तो बाहर ज्यादा होगा कि अंदर ज्यादा होगा, बाहर ज्यादा होगा। इसीलिए देखिए डायग्राम में बाहर के तरफ पॉजिटिव और अंदर के तरफ नेगेटिव लिखा है। दिस नेगेटिव इज एक्चुअली इंडिकेटिंग लोअर पोटेंशियल ऑफ प्लस चार्ज, और बाहर के तरफ प्लस लिखना हायर पोटेंशियल ऑफ प्लस चार्ज। समझ में आ गया? इट्स नॉट द चार्ज की नेगेटिव आयन अंदर हो गया और पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज सेइंग दैट हायर पोटेंशियल इज आउटसाइड, इनसाइड इज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो पोलराइज कर दिया, एक तरफ अधिक चार्ज एक तरफ कम चार्ज, पोलराइज हुआ ना, ध्रुवीकरण हो गया, है कि नहीं? जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब किसी एटम का किसी एलिमेंट का अधिक है उसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम बॉन्डिंग करता है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया तो नतीजा होगा शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कब्जा ज्यादा जमाएगा कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो हाइड्रोजन से कम रहेगा, हाइड्रोजन की तरफ कम, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा। अब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव चार्ज उस तरफ आने लगेगा। तो अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो दूसरी तरफ अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इसको भी तो हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, समझ रहे हैं? उसी तरह से यहां पे भी पोलराइजेशन हो रहा है, किसका, पोटेंशियल का। हायर पोटेंशियल एक तरफ, लोअर पोटेंशियल एक तरफ, इसको कहेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, और पोलराइजेशन स्टेज में ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, यानी अभी कोई नर्वस कंडक्शन पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग पहला चीज क्या देखे, ऐसे ऐसे है। सो द सोडियम पोटेशियम ATPase pump makes the axolemma polarized। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, द पोटेशियम चैनल या पोटेशियम आयन चैनल remains always open। पोटेशियम आयन चैनल हमेशा खुला रहता है और बहुत ही धीमी गति से पोटेशियम आयन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के वजह से क्या हो रहा है, सोडियम कहां ज्यादा हो रहा है, एक्सॉन के बाहर, पोटेशियम कहां ज्यादा हो रहा है, एक्सॉन के अंदर। तो अगर ये पोटेशियम आयन चैनल हमेशा खुला रहता है, इसलिए इसका एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज लीक चैनल।
इसको लीक चैनल भी कहते हैं, लीक कर जा रहा है। तो पोटेशियम आयन ज्यादा किधर है, अंदर के तरफ। लीक चैनल के कारण हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पोटेशियम जाने लगेगा, तो लीक करके बाहर की ओर जाने लगेगा, पर बहुत धीमी गति से। ठीक है, अब देखिए सोडियम चैनल, सोडियम आयन चैनल opens only due to any stimulation, किसी प्रकार का स्टिमुलेशन, टच, स्मेल, साइट, है ना, प्रेशर, पिंचिंग एटसेट्रा, ये जितने तरह के स्टिमुलेशन है, इस तरह में से किसी भी तरह का स्टिमुलेशन अगर आएगा तो एक्सॉन पर सोडियम चैनल खुलेगा, अदरवाइज ये लॉक रहेगा। ठीक है, ये नहीं खुला हुआ रहता। लीक चैनल बहुत ही धीमी गति से पोटेशियम को पार करता है। आई बात समझ में? ये है सिचुएशन। अब इसको नोट करना है। ये हमारा बेसिक्स था, अब इन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ पाएंगे। अब यहां फोकस कीजिए। कहता है कि यहां देख लीजिए, दो पॉइंट रखा गया है, पॉइंट नंबर ए और इसके एडजेसेंट में ये रहा पॉइंट नंबर बी, ये यही है ना, ऊपर नीचे दिखाया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके ठीक ऊपर यहां पर बना दे पॉइंट नंबर बी। अब कहता है क्या, अगर कोई स्टिमुलेशन आया, अगर कोई स्टिमुलेशन आया तो इसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, सोडियम चैनल खुल जाएगा। और आप बताइए सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है, अब यहां देखिए, अगर कोई स्टिमुलेशन आया तो इस स्टिमुलेशन के प्रभाव से क्या होगा, इस पॉइंट पे जो स्टिमुलेशन आया पॉइंट ए पे, यहां का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। अब हम पूछे कि सोडियम की अधिकता, सोडियम का हाई पोटेंशियल किधर है, आउटसाइड। तो अगर सोडियम चैनल खुलेगा तो क्या अलाउ करेगा, सोडियम आयन का आना जाना, किधर से किधर जाएगा, आउटसाइड टू इनसाइड। तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ आया, बाहर से अंदर की तरफ आया, तो इस जगह पे क्या होगा, पहले सोडियम अधिक था, अब सोडियम कम हो गया, तो सोडियम का पोटेंशियल कम होगा। या आप ऐसे सोचिए, बाहर के तरफ पॉजिटिव चार्ज अधिक था, वो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, हाई पोटेंशियल घटेगा कि नहीं, लो पोटेंशियल हो जाएगा। देख लीजिए नतीजा क्या हुआ, यहां पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज करने का मतलब इस पॉइंट पे लो पोटेंशियल हो जाएगा, ए पोजीशन पे। यहां ऐसे है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस ऐसे दिखा रहे हैं, यहां माइनस 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 ऐसे दिखा रहे हैं, ये पोजीशन ए है। अगर ये खुला तो ये सोडियम आयन किधर जाएगा, इसके प्रभाव से अंदर के तरफ। नतीजा क्या होगा, इस जगह नेगेटिव और इस जगह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई पोटेंशियल अंदर आ जाएगा और यहां पे लो पोटेंशियल हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ए। लेकिन एडजेसेंट में यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, वैसे ही रहेगा जैसे था। ठीक है, अब इसको हम लोग मान के रखें दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर जरा सोचिए, बाहर के तरफ यहां हम लोग देख रहे हैं लो पोटेंशियल, और यहां देख रहे हैं हाई पोटेंशियल, देख रहे हैं ना। दूसरी चीज, ये पहले पोलराइज था
एक तरफ हाई पोटेंशियल, दूसरे तरफ लो पोटेंशियल। अब चैनल खुल जाने के कारण पोलराइजेशन समाप्त हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि हाई से लो आ गया, एक ही यूनिट अधिक था ना, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, तो पोलराइजेशन गॉन। क्या इसको डीपोलराइजेशन कह सकते हैं? दिस इज डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ सेंसेशन, यानी अब सेंसेशन इस पॉइंट पे आ गया, इंफॉर्मेशन यहां पर आ गया। अब यहां पर वापस आइए, हाई पोटेंशियल कहां दिख रहा है? बी पे। लो पोटेंशियल कहां दिख रहा है? आउटसाइड सरफेस पे, ए पे। तो नेचुरली क्या होगा? टेंडेंसी होती है हायर टू लोअर मूव करने की, इसलिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस 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 माइनस। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो आप देख रहे हैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बाहर की तरफ हुआ, इसलिए माइग्रेशन किधर होगा? आउटसाइड द एक्सॉन। माइग्रेशन ऑफ चार्ज या माइग्रेशन ऑफ पोलराइजेशन किधर से होगा? बी से ए। अब एक्सॉन के अंदर की तरफ देखिए, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, माइग्रेशन किधर होगा? इधर। अब इसका इफेक्ट देखिए, तो इसका इफेक्ट देखिए जरा, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी। अब यहां से चल के चूंकि यहां आ गया, यहां पे प्लस मेंटेन हो जाएगा, और ये इधर चला गया, यह माइनस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस उठकर कहां चला जाएगा? बाहर, बी पे, और अंदर की तरफ प्लस आ जाएगा बी पे। ऐसा रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन बी पे डीपोलराइजेशन हुआ, पोजीशन बी पे डीपोलराइजेशन हुआ कि नहीं? तो माइग्रेशन ऑफ सेंसेशन कहां से कहां तक हुआ? ए टू बी हुआ। माइग्रेशन ऑफ सेंसेशन यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो ए से बी हो गया। एज ए ब्लॉक समझिए, इस ब्लॉक पे पहले कहां गया? इस ब्लॉक पे पहले डिपोलराइजेशन था, यहां पे पोलराइजेशन था। अब चार्ज के मूवमेंट के कारण डिपोलराइजेशन ए से बी पे जंप कर गया, क्या ना? तो आप पहले ही बोल चुके हैं डिपोलराइजेशन होना यानी सेंसेशन आना। तो अब सेंसेशन ए से बी पे मूव किया, अब इसी तरीके से सेंसेशन बी से सी, सी से डी, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, एंड दिस विल गो ऑन टिल इट रीचेस द एंड। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये सिलसिला डिपोलराइजेशन का लगातार चलता रहा, एक समय ऐसा आएगा ना, सभी सोडियम बाहर से अंदर हो जाएंगे। तो इसको रिपोलराइज करना है, डिपोलराइज हो गया ना, अब इसको रिपोलराइज करना है। दूसरी चीज, आप एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना जहां पे बाहर के तरफ नेगेटिव और अंदर के तरफ पॉजिटिव नजर आएगा, यानी बाहर के तरफ लो पोटेंशियल, अंदर के तरफ हाई पोटेंशियल होगा ना। अगर वो लास्ट पॉइंट पे यहां पे बना हुआ रहा, अगली दफा जब सेंसेशन चलेगा
वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, यहां नहीं जा पाएगा। अगले स्टेज में ये यहां स्टॉप हो जाएगा, करते 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 सेंसेशन आगे बढ़ना, डिपोलराइजेशन होना बंद हो जाएगा। इस बात को कितने लोग समझे? नहीं समझे? फिर से आता है, देखिए यहां डिपोलराइजेशन ए टू बी मूव किया, ये अंत कहां करेगा? इस जगह पे, क्योंकि यहां एंड प्लेट है। यहां पे यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस जगह पे इस तरह का पोलराइजेशन नहीं है एंड प्लेट पे, यहीं तक है। तो एक्सॉन के लास्ट में ये माइग्रेट करते करते यहां पे नेगेटिव बना हुआ रहेगा, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव अगर इधर जा रहा है तो खिसक के नेगेटिव बाहर से किधर हो रहा है? बाहर की तरफ, बगल में चला जा रहा है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, लास्ट में नेगेटिव कहां बैठा रहेगा? यहां। और पॉजिटिव कहां बैठेगा? यहां पे। फॉलो किए बात? अब दोबारा अगर सेंसेशन आएगा तो नेगेटिव कहां आके रुकेगा? यहां। पॉजिटिव कहां आके रुकेगा? यहां पे, है कि नहीं? पॉजिटिव यहां आके रुकेगा इस जगह, नेगेटिव यहां। अब देखिए माइग्रेशन के लिए क्या चाहिए था? इधर वाला प्लस उठ के इधर आता और इधर वाला प्लस इधर जाता। पर प्रॉब्लम यह है, अगल बगल दो जगह नेगेटिव, तो इधर एंड पॉइंट पे बाहर के तरफ प्लस है ही नहीं, ये उछल के इधर कैसे आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। इस वजह से ये सेंसेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, एंड प्लेट तक नहीं जाएगा। अब ये सिलसिला चलता जाएगा, जितना बार सोडियम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लीक करेगा, है कि नहीं? सारे समझे इस बात को? तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? वो जो चार्ज का डिफरेंस है उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए सोडियम चैनल के खुलने के ठीक थोड़ी देर के बाद पोटेशियम चैनल पूरी शक्ति के साथ खुलता है, और इस वजह से हाई पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम अंदर था वो बाहर चला जाएगा। तो सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, 1-to-1 डिफरेंस, 1-to-1 एक्सचेंज, फिर से इस मेम्ब्रेन को पूरी तरह से पोलराइज कर लेगा। समझ गए इस बात को? एक सोडियम के अंदर आ जाने के कारण आखिर में नेगेटिव चार्ज यहां फंस गया ना। अगर यहां से प्लस चार्ज बाहर की तरफ चला जाए, बाहर से अंदर की तरफ प्लस चार्ज आ गया ना, काउंटर करने के लिए अगर अंदर से बाहर की तरफ प्लस चार्ज चला जाए, ये मेंटेन हो जाएगा पोलैरिटी? क्या मेंटेन हो जाएगा? तो इसलिए एंड पॉइंट पे फिर से हम हाई पोटेंशियल प्लस चार्ज मेंटेन कर पाएंगे। समझ में आया? इस तरीके से सोडियम चैनल पहले खुलेगा, थोड़ी देर के बाद पोटेशियम चैनल खुलेगा, ताकि पोलराइजेशन ऐसे ऐसे जंप करते करते, डिपोलराइजेशन जंप करते करते एंड तक जाए, और जैसे ही एंड तक जाए वापस पोलराइज हो जाए। इससे फायदा क्या होगा? दिस एक्सॉन इज रेडी टू फायर वंस अगेन। ये दोबारा तैयार है सेंसेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर पोटेशियम चैनल हम नहीं खोलने दें तो क्या होगा? एक बार सेंसेशन पास करने के बाद ये इनर्ट हो जाएगा, अब ये सेंसेशन आगे बढ़ा नहीं पाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? तो फिर समझाएंगे। ब्लैंक फेस है इसका मतलब नहीं समझ में आया, isn't that? देखिए यहां तक तो समझे ना कि ये डिपोलराइजेशन इधर से उधर करेगा। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, हम 4 पोजीशन लेके चलते हैं। तो अभी क्या हो गया? वापस ऐसा हो गया, बाहर के तरफ पॉजिटिव, अंदर के तरफ नेगेटिव। और बी पे क्या दिख रहा है? बाहर के तरफ नेगेटिव, अंदर के तरफ पॉजिटिव।
और यहां प्लस है, यहां एंड प्लेट है, क्योंकि एंड प्लेट क्या काम करने वाला है, ये सेंसेशन को प्रोसीडेड टू नेक्स्ट न्यूरॉन, इसीलिए यहां एंड प्लेट बैठा हुआ है, ये दूसरे न्यूरॉन से कांटेक्ट बनाए हुए। तो अगर सेंसेशन यहां तक पहुंचेगा तभी इससे एंड प्लेट के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं बात? पिछला क्लास नहीं किया तो दिक्कत तो होने ही वाला है। अब यहां देखिए, ये मेंटेन कर लिया और ये इस तरीके से है। अब की बार क्या होगा, प्लस चार्ज सी से बी पे मूव करेगा बाहर के तरफ, और अंदर के तरफ क्या होगा, बी से सी की तरफ मूव करेगा। तो सेंसेशन कहां से चला, ए से बी, अब बी से सी चला गया। नतीजा क्या होगा वो देखिए, अब यहां तो प्लस है, ए पर, बी पर भी प्लस हो जाएगा, सी पर क्या दिखाया जाएगा, माइनस, क्योंकि सी वाला प्लस उठकर बी पे गया है कि नहीं, और यहां ऑलरेडी माइनस था, अब बी वाला प्लस उठ के अंदर में सी के तरफ गया है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां प्लस दिखेगा। अब डी का पोजीशन एज इट इज है, और यहां एंड प्लेट है, ठीक है। अब की बार क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहां जंप करेगा और ये प्लस चार्ज यहां जंप करेगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, यहां प्लस, अब डी से सी पर आ गया तो यहां प्लस आ जाएगा तो यहां माइनस आएगा, एग्रीड। तो यहां पे माइनस, और ये प्लस इधर चला गया तो माइनस इधर आ जाएगा, इधर प्लस हो गया। अब डीपोलराइजेशन, यहां से यहां जंप किया, फिर यहां जंप किया, अब कहां आ गया, यहां पे, और यह है एंड प्लेट। जैसे ये डीपोलराइजेशन यहां पर आएगा, अब ये सेंसेशन टू नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अब हम सिचुएशन आपको ये दिए हुए हैं, अभी पोटेशियम चैनल नहीं खोले हैं, हम सोडियम चैनल खोल के रखे। तो आपको लगता है डी के बाद कोई पोजीशन है जहां से प्लस चार्ज का शिफ्टिंग होने वाला है, नहीं ना, यानी डी कैसा दिखाई देगा, डी विल स्टे डीपोलराइज्ड। डी कैसा दिखाई देगा, डीपोलराइज दिखाई देगा। और अब की बार फिर क्या हुआ, अगेन न्यू सेंसेशन आया, न्यू सेंसेशन कम्स टू ए अगेन, जो हम बोल रहे थे, अब इसको आप समझ पाइएगा। नया सेंसेशन कहां पर आया, ए पे, फिर से वही प्रक्रिया होगी, ए में से सोडियम निकल के अंदर के तरफ चला जाएगा। तो देखिए फिर से क्या होने वाला है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। डी पे क्या है, बाहर के तरफ माइनस, अंदर के तरफ प्लस, देख रहे हैं ना, ये डिपोलराइज स्टेट में है, और ए, बी और सी पोलराइज्ड स्टेट में है, राइट। अब सेंसेशन यहां आया तो नतीजा क्या होगा, ये प्लस अंदर जाएगा, माइनस को हम बाहर दिखाते नहीं है, बाहर की ओर जा रहा है, ये तो कम पोटेंशियल है इसीलिए नेगेटिव है, तो ये प्लस अंदर आएगा। नतीजा क्या होने वाला है, यहां पर डी, यहां पर सी, यहां पर बी, यहां पर ए, यहां ऑलरेडी डिपोलराइज्ड है, यहां एंड प्लेट है, यहां एंड प्लेट है। अब ए हो गया नेगेटिव बाहर के तरफ, अंदर के तरफ पॉजिटिव, बी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, सी पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना है बोलिए,
इतना तो समझ चुके हैं, कोई भी बोलिए अब क्या होगा। अरे B2A आएगा प्लस, और अंदर A2 भी जाएगा, तो डिपोलराइजेशन माइग्रेट किया, डिपोलराइजेशन गया ना A से B तक, तो नतीजा क्या दिखाई देगा, ये फिर से पोलराइज हो जाएगा और ये हो जाएगा डिपोलराइज। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अब देखिए तो ये रिपोलराइज हो गया, डिपोलराइज है, तो C से B पर आएगा और अंदर के तरफ B से C के तरफ जाएगा। क्या दिखाई देगा, A, B, C और D। यहां हो गया प्लस, यहां माइनस, यहां हो गया अब की बार प्लस, यहां माइनस, यहां क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, C से चला आया है और ये यहां आ गया और यहां माइनस, यहां प्लस। अब बताइए हमको C पर D से आ पाएगा क्या, तो सेंसेशन C पर आके स्टॉप हो जाएगा। यदि D पर नहीं गया तो सेंसेशन आगे एंड प्लेट तक जाएगा, तो सेंसेशन यहीं स्टॉप हो गया ना, ये बता रहे थे, पल्ले पड़ा। तो अब क्या करना होगा, इस पोजीशन को अगर हम रिपोलराइज नहीं करते हैं, सेंसेशन माइग्रेशन विल स्टॉप। फॉलो द पॉइंट। इसलिए हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक, you have to repolarize it, you have to put plus charge outside, so potassium channel will play the second role and it will put potassium ion outside because inside potassium concentration is very high, है ना, पहले से ज्यादा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम आयन बाहर ज्यादा किया था, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा किया था। अब इस कारण से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ चलेगा। यहां हम लोग लिखते हैं, इफ दिस सिचुएशन continues, then the migration of depolarization यानी sensation to the end plate will stop। तो न्यूरॉन काम नहीं करेगा। टू enable its function back, henceforth, इसी वजह से पोटेशियम चैनल opens to migrate potassium ion to outside। इस कंडीशन को काउंटर करने के लिए क्या होगा, पोटेशियम चैनल खुलेगा, और पोटेशियम चैनल खुलेगा तो डी पर जो डीपोलराइजेशन मुंह बनाकर बैठा हुआ है वो रिपोलराइज हो जाएगा, और जैसे ये रिपोलराइज होगा ये सेशन जंप करके एंड प्लेट तक चला जाएगा। तो हम लोग इसी को दिखाएं यहां। सो यहां देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यही हुआ पड़ा है ना वहां पे। तो हम लोग दिखाएंगे, पोटेशियम चैनल बाहर
की ओर पोटेशियम को भेजा, माइग्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन टू आउटसाइड by opening of its channel. पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाएगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा, इस वजह से कलर सेम रखते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। और ये जो चेंज हुआ इस वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। क्यों? पोटेशियम चैनल लीक किया, पोटेशियम को बाहर भेजा तो क्या हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। नाउ ये एज यूजुअल पहले की तरह माइग्रेशन देगा कि नहीं, बाहर की तरफ डी से सी, अंदर की तरफ सी से डी। तब ये डिपोलराइजेशन पहुंच गया एंड प्लेट तक, फायर कर दिया न्यूरॉन ने, आगे तक सेंसेशन पहुंचा दिया। समझ गए? दिस इज हाउ द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन हैपेंस एंड द सेंसेशन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और सबका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपके पास चला जाएगा तो आप इसको देखकर समझ लेंगे। ठीक है, तो सेव टाइम हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब आगे हमें एक बात बताइए कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन एक लिमिट तक ना बाहर के तरफ ज्यादा और अंदर के तरफ ज्यादा करके रखा है। आई मीन सोडियम बाहर है ज्यादा एक लिमिट तक, पोटेशियम अंदर है ज्यादा एक लिमिट तक। इस तरीके से अगर ये लगातार चैनल्स खुलते रहे तो बाहर का धीरे धीरे सारा सोडियम अंदर आ जाएगा और अंदर का पोटेशियम धीरे धीरे सारा बाहर चला जाएगा। 1-to-1 एक्सचेंज हो रहा है ना, एक सोडियम अंदर आया है तो दूसरा पोटेशियम बाहर चला जा रहा है। ऐसे तो एक समय ऐसा आएगा जब सेंसेशन, ये क्या कहते हैं, दोनों तरफ सोडियम और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप डिफरेंस तो बना नहीं पाएंगे, यानी देयर विल बी ए परमानेंट लॉस ऑफ डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन परमानेंटली लॉस हो जाएगा। तब इसका उपाय, जैसे ही थोड़ी देर तक सोडियम और पोटेशियम चैनल खुला रहता है, इस तरीके से काम कर लिया, अचानक से फिर सेंसेशन मिलेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस जाग उठेगा, देह हाथ झाड़ के फिर से 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, एटीपी खर्चा करके। समझ गए? तो ये सिलसिला वो बनाए रखेगा। और यही कारण है जब हम थक जाते हैं, एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग कैसे काम करता है? बाय द हेल्प ऑफ नर्वस ट्रांसमिशन। एटीपी अगर कम होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस नहीं काम कर पाएगा, अगर कम काम करेगा तो फिर क्या होगा, नर्वस ट्रांसमिशन बहुत डिले करेगा। इसलिए कोई बात, छोटा सा चीज जैसे अभी हुआ, देर से समझ, बात पता चला। और यही जब कोई इंसान मर जाता है, यानी परमानेंटली डेथ हो गया, तो ब्रेन में अभी भी बहुत एटीपी है, नया एटीपी नहीं बन पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। धीरे 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 न्यूरॉन्स पे एटीपी हशअप होगा एंड स्लोली इट विल डाई। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड that in our body, if natural death occurs, brain cells are the last one to die. One to die because of this. They have still got some ATP and they can fire even though the heart is not working. और यही वजह है कि अगर समय रहते पता चल गया अरे उस आदमी का हार्ट पंप करना बंद कर गया, तो हम उसे सीपीआर देके फिर से जिंदा कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन अभी भी जिंदा है। और अगर देर हो जाएगा तब अगर सीपीआर देके हम हार्ट को मान लेते रिवाइव कर भी दिए, ब्रेन डेड हो गया, ही विल नेवर कम बैक टू कॉन्शियसनेस। समझ गए? These are the things.
इसको नोट कर लीजिएगा। अब है क्या, सिंस रेगुलर ओपनिंग and closing of sodium and potassium channels will at some time break the difference of ionic strength at a fixed interval of time. The sodium potassium ATPase pump opens and puts 3 sodium out and 2 potassium in to maintain the potential difference. To maintain the potential difference. समझ गए? इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप लंबे समय तक काम कर सकते हैं क्योंकि इसे हेल्प मिलेगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का। समझ गए? अब है अगला चीज वो समझने के लिए, ये तो समझ गए कि एक न्यूरॉन में एक्सॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक सेंसेशन कैसे जा रहा है। अब अगला समझना है कि एक न्यूरॉन के एंड प्लेट तक पहुंच गया, अब दूसरे न्यूरॉन पे ये सेंसेशन कैसे जाएगा। ठीक है, अब ये समझना है, हाउ फ्रॉम वन न्यूरॉन द sensation moves to the next. यह है हमारा टॉपिक हेडिंग। ओके, तो देखिए इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन। न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन, डेंड्राइट axon knob connects connect each other, यानी एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन नॉब आपस में कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इस कनेक्शन में एक दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता, एक गैप रहता है और उस गैप को साइनेप्स कहते हैं। इसको न्यूरोनल जंक्शन कहेंगे विथ ए न्यूरोनल साइनेप्स। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया यहां तक? ये दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन होता है डेंड्राइट टू एक्सॉन नॉब। ठीक है, बोलिए। ये
एक्सॉन का नॉब यही साइनेप्टिक नॉब है, एक्सॉन टर्मिनल है एक्चुअली। अब देखिए ये वाला एंड पार्ट एक्सॉन टर्मिनल और दूसरा है दूसरे का डेंड्राइट, ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं, देख रहे हैं, ये आया एक्सॉन टर्मिनल ये वाला हिस्सा, और दूसरे का डेंड्राइट, ये रहा दूसरे का डेंड्राइट, ठीक है। अब ये ऐसे ओपन खुले हुए नहीं रहेंगे, इनको कोई स्टेबलाइज तो करेगा नहीं, तो हवा में टंगा हुआ थोड़े रहेगा। आप दिखा रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किए हुए हैं, एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इन्हें होल्ड करेगा कोई, है ना। तो होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये है मेम्ब्रेन एनक्लोजर। ये है मेम्ब्रेन एनक्लोजर या मेम्ब्रेन एनवेलप, एनवेलप की तरह इसे घेर के रखे हुए। अब दोनों के बीच में गैप देख रहे हैं ना, दिस गैप इज कॉल्ड साइनैप्स, बराबर गैप इन द जंक्शन, नॉट गैप जंक्शन। दोनों अलग है, यह है गैप इन बिटवीन द जंक्शन, ठीक है। एक डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है, सॉरी ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और ये है डेंड्राइट। तो आगे वाले का एक्सॉन टर्मिनल, बाद वाले का डेंड्राइट आपस में जुड़ते हैं, यानी एक का पैर दूसरे का सिर एक दूसरे से जुड़ा। डेंड्राइट कहां दिखाई दे रहा है, हेड पे ना, साइटोन में, सेल बॉडी पे। अब एक और खास बात यहां देख रहे हैं, ऐसे ऐसे वेसिकल्स हैं, इन्हें कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, यानी इस साइनेप्स के ठीक पहले पाए जाने वाले वेसिकल्स साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरा हुआ रहता है एक खास प्रकार का मॉलिक्यूल, इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इन्हें हम लोग कहते हैं एंटी यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये है एंटी मॉलिक्यूल्स। और एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है ACH, एसिटाइल कोलिन। ये सुनने के बाद, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कहीं पहले भी देखे हैं, कहां पर बताइए तो, जिसको आप लोग अवॉइड कर रहे हैं बताना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वहां पे न्यूरॉन ने मसल के मेम्ब्रेन के साथ, सार्कोलेमा के साथ जंक्शन बनाया, यहां इसने क्या किया, दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाया। तो ये मॉडल समझ लें, वो मॉडल अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दिक्कत हो रही है तो हम बता देना, ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वेसिकल देख रहे हैं, वो वेसिकल बना हुआ है, और होता है क्या, ये जो साइनेप्स है, इस साइनेप्स के बाद वाला हिस्सा जो डेंड्राइट का बाउंड्री है, इस डेंड्राइट का देख रहे हैं अपीयरेंस कैसा है, ऐसे गड्ढे की तरह, कॉनकेव टाइप में, है ना। इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को, इस तरह के कॉनकेव स्ट्रक्चर को हम लोग क्लेफ्ट भी कर सकते हैं, खाली जगह, है ना, क्लेफ्ट। तो दिस इज CLEFT, क्लेफ्ट। साइनेप्स के बाद का है ना,
तो साथ में पोस्ट यानी बाद का, साइनेप्टिक बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि नहीं, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा जा सकता है, साइनेप्स के बाद का है। और ये क्या है, पहले, साइनेप्स के पहले हैं, तो इन्हें आप कह लीजिएगा प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स। समझ में आ रहा है? जो चीज यहां बताया वही यहां बता रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो कि डेंड्राइट का सरफेस है, इसमें ना कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीव करेगा, जैसे किसी बड़े संस्थान में जैसे अंदर जाइएगा तो असिस्ट करने के लिए रिसेप्शनिस्ट रहते हैं ना, तो आपको असिस्ट करता है, आपको गाइड करता है कहाँ कैसे क्या करना है नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ पे आने वाले सदस्य के लिए एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, वो है ये ऐसे, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और इन्हें कहा जाएगा रिसेप्टर्स ऑफ एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि यहां आएगा कौन, इस साइनेप्स में, इस खाली जगह पे आएगा कौन, न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे। ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इस तरह का जो जंक्शन देख रहे हैं ना, न्यूरोनल जंक्शन, इसमें केमिकल सिग्नल आकर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस तरह के जंक्शन का नाम है, इस तरह का जंक्शन नाम है केमिकल साइनेप्स। ये है केमिकल साइनेप्स। ये सब तो बुद्धि लगाना चाहिए, साइनेप्स, ये है केमिकल साइनेप्स। और हमारे ह्यूमन बॉडी में केमिकल साइनेप्सेस बहुत हैं, अधिकतर मेजॉरिटी में जो साइनेप्सेस हैं केमिकल साइनेप्सेस। ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया क्या कैसे कैसे है, फिर से देख लीजिए। ये है एक्सॉन टर्मिनल, उधर है डेंड्राइट, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बना वो कांटेक्ट है साइनेप्स। ठीक है। लेकिन ये कांटेक्ट फिजिकल डायरेक्टली नहीं है, बीच में एक खाली जगह है, इसीलिए इसे नाम दिया गया साइनेप्स। अब बाद का, साइनेप्स के बाद का हिस्सा साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पहले का हिस्सा प्री साइनेप्टिक। अब प्री साइनेप्स में वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, इसलिए प्री साइनेप्टिक वेसिकल नाम है। ये साइनेप्स के बाद का क्लेफ्ट है, इसलिए पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में एनटी यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक?